पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो सीरीज़ में हफ्तावार बुनियादों पर उस हफ्ते की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं एज एन इन्वेस्टर उनको डिस्कस किया जाता है। और इस वीडियो में हम 23 से लेके 27 अक्टूबर तक का जो हफ्ता है उसकी जितने भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में, और उसके अलावा भी वो सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको बाखबर रखा जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि बाखबर इन्वेस्टर ही कामयाब इन्वेस्टर बन सकता है। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो बिज़नेस और ओवरऑल जो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे जो भी चेंजेस हो रही होती हैं ग्लोबल सतह पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो उससे कमा हक़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी नॉलेज होगा, तो तभी आप बेहतर तौर पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस पूरे हफ्ते का ये एक वीकली न्यूज़ राउंड अप होगा और उसके बाद फर्दर हम फिर डॉलर की जो इस पूरे हफ्ते की प्राइस रही उसको डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें क्या चेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें को रिलेटेड होती हैं। अब जो पहली खबर है इस हफ्ते की वो ये है कि अस्करी बैंक ने ऐलान किया है कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनकी मंजूरी के बाद वो अपना एक एक्सचेंज कंपनी बनाएंगे जो कि उनकी एक होली ऑन्ड सब्सिडरी के तौर पे काम करेगी। और इसके लिए 1 अरब रुपए का अथराइज्ड कैपिटल है जिसके साथ ये शुरू किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट अस्करी बैंक की तरफ से, जैसे पिछली इसी सीरीज़ की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो दीगर बड़े-बड़े बैंक्स हैं तकरीबन सारे इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, जिसमें मीज़ान बैंक, यूबीएल, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, फैसल बैंक समेत तकरीबन सारे ही बैंक्स हैं, हबीब बैंक वगैरह, सारों ने ही ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं कि वो अपने अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ बनाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि बैंक्स अगर अब ये एक्सचेंज का बिज़नेस भी फुली बैंक्स के अंडर आ जाएगा तो ये एक ज़्यादा रेगुलेटेड बिज़नेस होगा और बैंक्स को भी इसका फ़ायदा होगा। और ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर फिर फॉरेन करेंसी है उसके हवाले से जो गवर्नमेंट के रेगुलेटरी मेजर्स हैं उनको भी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अब जो दूसरी खबर है आज की वो एक और मुस्बत खबर है कि पिछले कुछ अरसे में डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर में बेहतरी हुई थी तो 315 से कम होके 280 के लगभग आ गया है। तो उसके जो असरात हैं अब वो ट्रिकल डाउन होके जो आम लोग हैं उन तक जाना शुरू हो गए हैं। और उसमें ख़ास तौर पे जो गाड़ियों की प्राइसेस थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी पिछले कुछ अरसे में, अब वो दोबारा से कुछ कम हो रही हैं। और इंडस मोटर्स जो कि टोयोटा की गाड़ियाँ बनाती है और उसके बाद लकी मोटर्स जो कि किया की गाड़ियाँ असेंबल करती है या बनाती है, उसके बाद अब होंडा ने भी ऐलान किया है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं उसकी कीमतों में भी कमी होगी। तो मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं होंडा कार के उसकी कीमतों में मुख्तलिफ अमाउंट्स की कमी हो रही है। और जो टोटल ओवरऑल हम देखें तो तकरीबन 3 लाख रुपए तक गाड़ियों की प्राइसेस में कमी हुई है। अब ये एक पॉजिटिव खबर है दोनों लिहाज से। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की सेल्स का वॉल्यूम है पिछले कुछ अर्से में वो काफ़ी कम रहा है। तो अब जब गाड़ियों की प्राइसेस नीचे आएंगी तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदेंगे। और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो गाड़ियों से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होंडा की, होंडा कार हो गया या इंडस मोटर हो गया, तो इनकी जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो हमारे मुल्क के अंदर जो गैस की प्राइसेस, अमूमन ऐसे होता है कि गर्मियों में बिजली की कीमत बढ़ जाती है, सर्दियों में गैस की कीमत बढ़ जाती है। तो इसमें ये अगरचे इस खबर को एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक नेगेटिव खबर ही है किसी भी चीज़ की कीमत का बढ़ जाना। लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो कि हमारे जो इंटरिम मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उन्होंने भी इसको डिस्कस किया है। और ये न्यूज़ में आया है कि जो ये गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये पहली बात तो ये है कि उनके बकौल ये 57% जो कंज्यूमर्स हैं वो इससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। अब क्या डिटेल्स अभी नहीं आई कि वो कैसे इम्पैक्ट नहीं होंगे, मे बी कि कोई इसमें भी जिस तरह स्लैब्स मुतारफ़ की गई हैं बिजली के केस में, इसी तरह कोई इसमें भी शायद कोई ऐसी अमेंडमेंट्स करें या कुछ ऐसी इसको अप्रोच रखें कि जिसमें एक बड़ा तबका जो कि लोअर कंजम्पशन में आता है वो शायद इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो।
और दूसरी चीज़ ये कि जो मुस्बत चीज़ है एज़ अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, वो ये है कि सर्कुलर डेट का जो मसला होता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लिए, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर, वो हमेशा से ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है, जिसकी वजह से जो कैश फ्लोज़ होते हैं या जो कैश की अवेलेबिलिटी होती है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास, वो शॉर्ट हो जाती है, लिक्विडिटी के क्राइसिस में रहती हैं कंपनी। तो अब इसके जो ये गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, इससे गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसका जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करने में या कम करने में मदद मिलेगी। तो वैसे आईएमएफ की भी ये रिक्वायरमेंट है कि सर्कुलर डेट जो है ख़ासतौर पे पावर सेक्टर का भी उसकी तरफ से ये क्लॉज़ है कि उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो अब अगर किसी भी तरीके से इस तरह कैश फ्लो जनरेट करके सर्कुलर डेट को कम किया जाता है तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा एज एन इन्वेस्टर भी होगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो पेट्रोलियम सेक्टर या दीगर जो सेक्टर्स हैं जो कि सर्कुलर डेट की वजह से मार खा रहे हैं, अगर उनको पैसा मिलता है, लिक्विडिटी के उनके क्राइसिस हल होते हैं, तो वो कंपनीज़ भी बेहतर परफॉर्म करेंगी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसमें से फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद जो अगली खबर है वो स्टेट बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि जुलाई के बाद, जुलाई में बॉटम को टच करने के बाद जो पाकिस्तान की इकानमी है उसमें जो बेहतरी है उसके आसार आना शुरू हो गए हैं। और इसमें जो बड़ा किरदार है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आई है। जैसे ऑयल की बात करें तो वो पिछले कुछ अरसे में नीचे आया था, उसका असर हमने देखा कि पाकिस्तान में भी हुआ। पिछले कुछ दिनों में ऑयल की प्राइसेस भी नीचे आई और इसके अलावा भी बाकी जो दीगर कमोडिटीज़ हैं उसकी प्राइसेस भी नीचे आई थी, तो उसका असर हुआ है और दीगर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बरवक्त इकदामात उठाए गए हैं उनका भी असर हुआ है। इसमें डॉलर की जो होर्डिंग थी उसको रोकने के लिए और करेंसी की जो एक बहुत ज़्यादा पीकेआर बहुत डिप्रिशिएट हो रहा था, उसकी डेप्रिसिएशन को किसी हद तक नॉर्मलाइज़ करने की जो कोशिशें की गई हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं, तो वो भी उसका भी मुस्बत असर आया है। तो इसके अलावा स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जो इनके एक्सपेक्टेशंस हैं वो 2 से 3% तक हैं। आईएमएफ ने भी तकरीबन यही कहा था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ होगी वो 2.5% तक होगी, जबकि गवर्नमेंट की नंबर्स ये थे कि 3.5% तक होगी। तो ये अब 2% और 3% के बीच में भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ग्रोथ यहीं तक रहेगी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो मईशत में वक्ती तौर पर बेहतरी के आसार आए हैं, डॉलर नीचे आया था, लेकिन अभी आगे चल के हम इस वीडियो में भी बात करेंगे कि डॉलर जिस तरह नीचे आना शुरू हो गया था, 277 तक आया था, तो अब दोबारा से ऐसे लगता है कि यहाँ पर वो शायद उसको जिस तरह हम आम टेक्निकल ज़बान में बात करते होते हैं कि यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी आ गई है कि अब रुपया यहाँ से मज़ीद गिरता हुआ नज़र नहीं, मज़ीद ना तो गिर रहा है तो और ना ही कुछ बेहतरी आ रही है। थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन हो रही है। इस वक़्त आज आगे हम डिस्कस भी करेंगे वीडियो में कि 280 के आस-पास गया और इस हफ़्ते में जो रुपये की एप्रिसिएशन है वो कोई इतनी ख़ातिर-ख़्वाह नहीं रही। तो बहरहाल देखना ये है कि आगे चलकर अब चीज़ें कैसे चलती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। फिर आईएमएफ के हवाले से भी बात होगी इस वीडियो में कि उसकी जो आने वाले दिनों में मीटिंग होगी तो वो भी बहुत असर डालेगी। अब जो अगली खबर है ये एक नेगेटिव खबर कहलाएगी और इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है। इस नेगेटिव खबर के अंदर से भी एक पॉजिटिव चीज़ निकलती है। खबर ये है कि स्टेट बैंक ने जो जो इसकी अपने मुख्तलिफ़ किस्म की रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है बैंक्स ने। तो उस हवाले से 4 कमर्शियल बैंक्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं उनकी, उसकी मद में उनको मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से जुर्माना हुआ है। और जो इसकी अमाउंट है, आई एम सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये अच्छी खासी अमाउंट है जो कि इन बैंक्स को जुर्माना हुआ है। और जिन बैंक्स को जुर्माना हुआ है उसमें यूबीएल, द बैंक ऑफ पंजाब, जेएस बैंक और अलाइड बैंक शामिल हैं। और मुख्तलिफ़ बैंक्स को जो फ़ाइन्स हुए हैं उसकी रीज़न्स भी मुख्तलिफ़ हैं और अमाउंट्स भी मुख्तलिफ़ हैं। और मेजरली करेंसी फॉरेक्स के हवाले से जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं उसकी वजह से, प्लस केवाईसी के हवाले से और कुछ दीगर जो ऑपरेशनल इर्रेगुलरिटीज़ हैं उनकी वजह से भी इन बैंक्स को जुर्माने किए गए। अब इसमें से मुस्बत चीज़ ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मुल्क के अंदर स्टेट बैंक का जितना ज़्यादा होल्ड होगा और जितना ज़्यादा वो एक कड़ी नज़र रखेगा बैंक्स के ऊपर और उनको इंश्योर करवाएगा कि वो रेगुलेटरी जितने भी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करें, उतना ही बैंकिंग सिस्टम बेहतर होगा।
तो अब ये जो जुर्माने अगर हुए हैं तो डेफ़िनेटली इसके बाद बैंक्स की कोशिश होगी कि वो अपनी जो भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं उनको दूर करें और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और बेहतर तरीके से अपना जो बिज़नेस है उसको कंडक्ट करें। तो उसका फ़ायदा ओवरऑल मुल्क को भी होता है और जो यूज़र्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं बैंक्स के, उनको भी फ़ायदा होता है। और एज़ एन इन्वेस्टर बात की जाए तो वक्ती तौर पे तो जुर्माने की वजह से हमें नॉर्मल यही नज़र आता है कि कुछ ये मिलियंस में है, पैसा इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो कुछ पैसा अगर बैंक्स में से निकलता भी है उनको जुर्माने की मद में, तो आगे चल के अगर वो चीज़ों को मज़ीद स्ट्रिक्ट करते हैं, बेहतर चलते हैं, तो बैंक्स इटसेल्फ भी उससे फ्यूचर में फ़ायदा उठाएँगे। इसके बाद जो अगली खबर है अगेन पॉजिटिव खबर है। आईएमएफ का जो वफ़्द है वो 2 नवंबर को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ रहा है और ऑलरेडी जो हमारा एक उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी जो पहली ट्रांच थी, पहली जो किस्त थी वो हमें मिली थी और अब ये उसी जो $3 बिलियन का ऑनगोइंग माहिदा है उसी के रिव्यू के लिए ये वफ़्द आ रहा है। और इस मुज़ाकरात में जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि जो उसकी जो दूसरी किस्त है $710 मिलियन की, उसके हवाले से बात की जाए। आईएमएफ डेफिनेटली चीज़ों को रिव्यू करेगा, देखेगा कि पाकिस्तान ने जो भी उनके साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं उसमें इस्लाहात के हवाले से और बाकी दीगर जो मामलात हैं, उसमें किस हद तक उन चीज़ों को पूरा किया है। फिर उनकी तरफ से मज़ीद अमूमन ये होता है कि कुछ शराइत भी आ जाती हैं, कुछ मज़ीद सख्तियाँ आती हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि अब आईएमएफ की जो वक़्त आता है, उसके साथ जो मुज़ाकरात होते हैं, उसमें वो कितने फ्रूटफुल होते हैं। होपफुली ये फ्रूटफुल होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स तो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इवन इस जो निगरान हुकूमत है इसने भी डॉलर के हवाले से देखा जाए, उसके अलावा ये जो प्राइसेस बढ़ाई हैं, अभी जो गैस की प्राइसेस जो बढ़ा रहे हैं ये भी मुझे लगता है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि प्री कंडीशंस होती हैं उनकी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से और जल्द ये जो दिसंबर का कहा जा रहा है कि उसमें ये $710 मिलियन की जो किस्त आएगी, तो अगर ये आ जाती है तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है। पाकिस्तान दुनिया के कुछ दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जो फ्रीलांसर्स हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पैसा कमाते हैं और रेमिटेंसेस को पाकिस्तान लेके आते हैं, उनके लिए स्टेट बैंक पिछले कुछ अर्से से कोशिश कर रहा है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो इस सिलसिले में फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट्स ऑलरेडी मुख्तलिफ बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि 35% तक ही आप फॉरेन करेंसी में रिटेन कर सकते हैं और बाकी पैसा आपको पीकेआर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इस कंडीशन को हटा के अब 50% तक वो लिमिट बढ़ा दी है स्टेट बैंक ने कि फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जो पैसा लाते हैं उसका 50% वो रिटेन रख सकते हैं डॉलर्स में और बकिया 50% वो पीकेआर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 5000 इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। तो उतना वो 5000 यूएसडी या फिर 50% वो रख सकते हैं। इससे पहले एक और कंडीशन थी कि मैक्सिमम $5000 तक की लिमिट थी, लेकिन वो भी रिमूव की स्टेट बैंक ने क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स उससे ज़्यादा अमाउंट कमा रहे थे। और ये इसका इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे लोग बाहर ख़ासतौर पे आईटी कंपनीज़ या फ्रीलांसर वो पैसा कमा के वो बाहर ही रखते हैं, जैसे पेयोनियर या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इवन पेपाल। आल दो पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं है, लेकिन चूँकि बाहर के अकाउंट्स का लोगों ने बनाए होते हैं, तो कोशिश करते हैं लोग कि पैसे को बाहर ही रखें और यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत के जो छोटे-मोटे अखराजात हैं उसके लिए मंगवा लें। तो उस चीज़ की बजाय अगर ये इस तरह अट्रैक्ट करेंगे उनको और अच्छे ऑप्शंस देंगे बैंकिंग सेक्टर्स के ज़रिए, तो वो लीगल चैनल्स के ज़रिए बैंक्स के अंदर अगर पैसा मंगवा के यहाँ पर डॉलर्स को इकट्ठा करते हैं, डॉलर्स को इस मद में सेव करते हैं और कुछ अमाउंट उसके पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक मुस्बत असर पड़ सकता है। अब आगे चलते हैं हम और रिज़र्व्स की सूरत हाल देखते हैं। अगर आप इस हफ़्ते जो डेटा स्टेट बैंक ने जारी किया वो 20 अक्टूबर का डेटा है कि 20 अक्टूबर को जो हमारे रिज़र्व्स है, तो यहाँ पर बड़ी अनफॉर्चुनेट सीन आपको नज़र आ रहा होगा कि 15 सितंबर के बाद देखें तो मुसलसल एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है हमारे रिज़र्व्स के अंदर। और जो रिज़र्व 15 सितंबर को $13.19 बिलियन थे, वो अब कम होते होते $12.66 बिलियन पे आ गए। और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये 12.66 जो है ये क्यूमुलेटिव है स्टेट बैंक के जो ऑन्ड रिजर्व्स हैं प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के। तो कुल मिला के जो टोटल बनता है वो $12.66 बिलियन बनता है। तो ये काफ़ी कम हो रहा है और उसकी वजह जो डेट रीपेमेंट है वो एक मेजर रीज़न है। और उतने रेमिटेंस नहीं आ रहे या उतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं जहाँ से हम पैसा डॉलर हम ला सकते हैं, एक तो रेमिटेंसेस के ज़रिए, दूसरा होता है एक्सपोर्ट से। और तीसरा जो हमारा पाकिस्तान का एक सदाबहार तरीका है वो कर्ज़े लेके।
तो अभी इस इन दिनों में ज़ाहिर है कर्ज़ की नई नई किस्त वगैरह कोई आई नहीं। अभी मैंने ज़िक्र किया था IMF के साथ मुज़ाकरात का नवंबर में होने हैं, दिसंबर में शायद वो किस्त आ जाए, तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, जैसे फ्रीलांसर्स वाली खबर में दे रहा था, उसके अलावा भी रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए कुछ पैसा तो आ रहा है। लेकिन जितना डॉलर्स का इनफ्लो है, उसके मुकाबले में डॉलर्स का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डिप्लीट हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है मईशत के लिए। इसके बाद अगर USD टू PKR हम देखें इंटरबैंक में इस हफ्ते में, तो यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली हमें कोई अच्छा नंबर या अच्छी जो यहाँ पे आपको लाइन नज़र नहीं आ रही। जो ग्राफ है वो इससे पहले मुख्तलिफ वीक्स के अंदर में ये जब वीडियोस बनाता रहा बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में, तो वहाँ पर हमें बाहर ही बाहर नज़र आ रही थी फॉर द PKR अगेंस्ट USD, क्योंकि मुसलसल डाउन हो रहा था। आई थिंक 60 या 61 मुसलसल दिन ऐसे रहे हैं जिसमें डॉलर्स मार खाता रहा है PKR के अगेंस्ट, लेकिन अब शायद वो अच्छे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास हद तक ही जा सकता था। और अब आप देखें कि 23 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर यानी इस हफ्ते का ये डेटा है, तो 279.12 ₹279.12 डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर के अगेंस्ट डॉलर जो भी कह लें, जो कन्वर्जन रेट था इंटरबैंक में, और अब ये बढ़कर ₹280.57 हो चुका है। तो ओवरऑल देखें तो ₹1.5 तकरीबन इस हफ्ते के अंदर डॉलर महंगा हुआ है अगेंस्ट पीकेआर। अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते में स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक का अगर हम डेटा देखें, तो इसमें 5 सेशंस में से 5 दिनों में से 3 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें हमें रेड कैंडल देखने को मिली है, विच मीन्स कि इस हफ्ते में जो स्टॉक मार्केट या KSE 100 इंडेक्स है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हमें रेंज बाउंड ही देखने को मिली है। और 50,000 का अगरचे एक जो साइकोलॉजिकल नंबर था वो तो मार्केट ने अबूर कर लिया और उसको रिटेन भी किया हुआ है। लेकिन बहरहाल जिस तरह एक रैली हमें देखने को नज़र आ रही थी पिछले काफ़ी अरसे से, सितंबर 1 सितंबर से लेके, वो शायद अब सस्टेन करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या 50,000 और 55,000 के बीच में जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी 50 और 51 के बीच में हम कह सकते हैं जो चल रही है, तो अगले हफ्ते इसका ट्रेंड क्या रहता है। बहरहाल मेरी ज़ाती जो राय है वो यही है कि शायद अब थोड़ा सा चीज़ें जो करेक्शन हमें नज़र आए अगले हफ्ते में भी, और इंडेक्स अगर तो 50,000 के आसपास ही रहता है तो स्टिल इट विल बी अ पॉजिटिव, क्योंकि आगे चलकर IMF के साथ जैसे नवंबर में बात होनी है, ये 2 नवंबर को उनका जो वफ्द आ रहा है, तो अगर वहाँ से पॉजिटिव खबरें आती हैं, प्लस इलेक्शन के हवाले से 28 जनवरी की डेट के बारे में आज खबर आई है कि 28 जनवरी को होगा, तो पॉलिटिकल अरेना के ऊपर भी अगर क्लैरिटी आती है तो ये चीज़ें भी एक मुस्बत असर डाल सकती हैं। वॉल्यूम्स अगर देखें तो तकरीबन वैसे ही वॉल्यूम्स रहे हैं जैसे पिछले हफ्ते, आल दो पिछले हफ्ते में वॉल्यूम्स और उससे पिछले हफ्ते में कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भी लगे हैं। तो वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है। तो अभी थोड़ा सा पिछले हफ्ते के मुकाबले में या पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले में वॉल्यूम्स कुछ कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है। इन्वेस्टर्स अभी भी मार्केट की तरफ देख रहे हैं, और अगर चीज़ें क्लियर होती हैं और आगे मज़ीद कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो उसका एक मुस्बत असर पड़ सकता है मज़ीद स्टॉक मार्केट के ऊपर। वैसे भी ये आजकल बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स के का सीज़न चल रहा है, और ये जो तीस कुछ कंपनीज़ का तीसरा क्वार्टर है और कुछ का पहला क्वार्टर है। तो होता ये है कि अमूमन सेकंड क्वार्टर या हाफ ईयरली रिज़ल्ट या फिर ईयरली रिज़ल्ट के साथ ज़्यादातर कंपनीज़ अच्छे डिविडेंड देती हैं। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि डिविडेंड को स्किप कर देती हैं। तो अमूमन जो इन्वेस्टर की एक नेचर होती है कि वो हर वक्त डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कि जब डिविडेंड नहीं अनाउंस होता, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हों, तो वो सेलिंग शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से भी इंडेक्स डाउन चला जाता है। तो इसलिए इंडेक्स में अगर थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स डिविडेंड के पीरियड में आ भी जाती हैं, तो इसमें आप दीगर फैक्टर्स के साथ साथ ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि रिजल्ट्स का भी पॉजिटिव या नेगेटिव असर काफ़ी हद तक इंडेक्स के ऊपर पड़ता है। ख़ास तौर पे वो कुछ शेयर्स जो कि जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, उनमें उनमें अगर सेलिंग ज़्यादा आ जाती है या उनमें डिविडेंड ना आने की वजह से इन्वेस्टर कुछ वक्ती तौर पे मायूस होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी पॉइंट्स गिर जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट
तो नहीं करता, इंपोर्ट ही करता है, और इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी, और हमारे बेशतर जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि ऑयल की प्राइसेस कैसी हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कुछ अर्सा पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 95 से भी ऊपर चला गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल, अगर मैं इन दिनों की बात करूँ 28 सितंबर की। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी नीचे आना शुरू हो गया था ऑयल। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो मामलात हैं, जो जंग की सी सूरत हाल है, उसका एक डायरेक्ट असर पड़ रहा है। और अब देखना ये है कि वो ऊँट किस करवट बैठता है। अगर वहाँ पर मामलात खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होते हैं, और ये जो वहाँ पर एक क्राइसिस की सूरत हाल है, अगर इसका दायरा कार मज़ीद फैलता है तो उसका तो डेफ़िनेटली एक असर पड़ता है ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। गोल्ड की प्राइसेस या ऑयल की प्राइसेस जो होती हैं, जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आते हैं, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो उसकी वजह से वो ऊपर चली जाती हैं। और अगर ऑयल की प्राइसेस और गोल्ड की या दीगर कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो उसका फिर नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। क्यों? फिर इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकाल के इस तरह की जो गोल्ड वगैरह है, या जिनको सेफ़ ऑप्शन समझा जाता है, लोग फिर उस तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक डायरेक्ट लिंक होता है। और वैसे भी अब ख़बर ये है कि कहा जा रहा है कि मे बी के 1 नवंबर से जो प्राइसेस हैं हमारे पाकिस्तान में ऑयल की, वो शायद कुछ मज़ीद बढ़ जाएँ। ऑल्दो के रियलिस्टिकली देखा जाए तो ऑयल की उतनी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अभी नहीं बढ़ी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जितना कि ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अब चूँकि डॉलर भी पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में ऊपर जाना शुरू हो गया है, और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल मज़ीद गिर भी नहीं रहा, तो पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर अमूमन थोड़ा-सा भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ऊपर चली जाए, तो ये ऑयल को बढ़ा देते हैं। उसके बरक्स इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बहुत सारी नीचे आए, जब तब जाके ये नीचे करते हैं। हल्के-फुल्के फ्लक्चुएशन अगर आ भी रहे हों, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर ऑयल की प्राइसेस को या तो वहीं पे रखा जाता है, या फिर बढ़ा दिया जाता है। तो बहरहाल देखना ये है कि आने वाले हफ्तों में अब जो जंग की सी सूरत हाल है उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अगर मज़ीद हालात ख़राब होते हैं, तो फिर आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि इस हफ्ते की जो ख़बरें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।